आज इंटरव्यू से रिलेटेड बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर आप एक पर्सनालिटी देख रहे हैं और ये एक दूसरी पर्सनालिटी है। ए ऑफिसर लाइक जो है पर्सनालिटी है और ये जो पर्सनालिटी है वो बंटी वाली पर्सनालिटी है। यहाँ पे आप पहनने का तरीका देखिए, यहाँ पे सारे बटन्स खुले हुए हैं, है ना। और किस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, आप हाथों को देखिए, पोजीशन को यहाँ पे आप देखिएगा। ये एक फॉर्मल आउटलुक है और ये कैजुअल आउटलुक है ना। एक कैजुअल लुक है और ये फॉर्मल लुक है। यहाँ पे आपका जो व्यक्तित्व है आप तय कर सकते हैं इन दोनों पर्सनालिटीज़ में कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, कौन सा ज़्यादा आपको प्रभावित कर रहा है। तो यदि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एमपीपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं वो आपको ऑफिसर बनाते हैं और ऑफिसर बनने के लिए हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं और उस दौरान हम अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे करेक्शन करते हैं। उसमें एक करेक्शन होता है आपका कि आप अपने आप को कैसे फॉर्मल बनाएं, कैसे आप एक ऑफिसर जैसे दिखें। तो इसके लिए आपको अपनी बहुत सारी आदतों को छोड़ना पड़ता है, जैसे लोअर पहन लेना, टी शर्ट पहन लेना, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों। तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं आपके वो उस पहनावे से, रहन सहन से आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, क्या ये फलाना व्यक्ति है वो ऐसे रहता है। लेकिन हर समय आपकी अपनी एक पर्सनालिटी समाज में, आपके आसपास इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि लोगों को वो बहुत प्रभावित करती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को व्यवस्थित रखें और व्यवस्थित रखने के लिए आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं देना है, बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना है। पर जो कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को कॉस्ट कटिंग बहुत करनी पड़ती है। जैसे वो प्रेस नहीं कराते हैं कपड़ों पर, शूज़ पर पॉलिश नहीं कराते हैं, या शूज़ वैसे पहनते ही नहीं है जिसमें पॉलिश का चक्कर हो। लेश वाले शूज़ कोई आजकल बहुत कम लोग आपको दिखेंगे पहनते हुए। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है एस्पिरेंट्स का वो ये है कि वो कुछ सुविधाजनक आदतों को डेवलप कर लेते हैं और वो आदतें फिर इंटरव्यू के समय जब वो तैयारी करते हैं तो उनको बड़ी कठिनाई होती है उसको सुधारने में। तो इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। चूँकि मैं इंटरव्यू की बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट में, और मैं एस्पिरेंट्स के बिहेवियर को रोज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ उनके पहनावे को, उनके रहन सहन को, उनके उठने बैठने के तौर तरीक़ों को। तो उनके जो तौर तरीके हैं वो बड़े ढीले ढाले हैं, कैजुअल हैं। बैठेंगे तो सिटिंग पोस्चर भी उनका ठीक नहीं है, झुक कर के बहुत ज़्यादा बैठेंगे। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इनमें समय रहते आपको सुधार करना है। आपको मालूम होगा कि कोई भी हैबिट होती है वो कुछ दिन में चेंज नहीं होती है, लगातार आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है, लगातार आप उसमें करेक्शन करते हैं तब जा कर के वो उसमें चेंजेस आते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपने एक ख़ास प्रकार के कपड़े पहन लिए, टाई लगा ली, ब्लेज़र पहन लिया, पॉलिश्ड शूज़ पहन लिए और आप इंटरव्यू के लिए निकले। या जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने ख़ास प्रकार की साड़ी पहनी है,
ख़ास प्रकार से अपने आप को उन्होंने व्यवस्थित किया है। तो उस समय जब वो ऐसा अचानक करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। लेकिन आप सोच के देखो, ये आदत अगर आपकी रोज़ की बन जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ आप ब्लेज़र पहन के आए, रोज़ साड़ी पहन करके आए, पर एक डिसेंसी दिखे आपके पहनने में, उठने बैठने में, बातचीत करने के तौर तरीक़ों में, स्लैंग लैंग्वेज का कम से कम उपयोग करें, स्थानीय भाषा का कम से कम उपयोग करें, ख़ास तौर से जबकि आपके इंटरव्यू का डेट आ चुका है। अब मान लीजिए आपको 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो आप अभी से इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जैसे मैं क्या करता हूं कि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर का 15 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो हम सारे स्टूडेंट्स को 1 अप्रैल से मैंने ये ड्रेस कोड फिक्स कर दिया है और उनको उसी ड्रेस कोड में आना रहता है। इनफॉर्मल वे में वो नहीं आएंगे, कैजुअल ड्रेस, कैजुअल बिहेवियर को कम से कम करने का वो प्रयास करते हैं, ताकि वो 15 अप्रैल या जिस दिन उनका इंटरव्यू है उसके लिए वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार हो जाए। तो आपको ये पिक्चर मैंने दिखाया है, अब आपको तय करना है कि आपको ऐसे रहना है या ऐसे रहना है। एक तरीका होता है बंटी बबली के जैसे रहना, एक तरीका होता है एक ऑफिसर लाइक बिहेवियर या लुक दिखाई देगा आपका। तो ये चीज़ आपको देखना है। आप किसी ऑफिस में जाइए और वहाँ पर जो टॉप टू बॉटम हायरार्की होती है उन सभी को देखिए, आप उनके बिहेवियर को देखिए, उनके पहनावे को देखिए, उनके बातचीत करने के तरीक़ों को देखिए। तो यदि आपको उनके बारे में नहीं भी पता है तो भी आप समझ लेते हैं कि ये कोई अधिकारी है, ये कोई बड़ा अधिकारी है। और उसी बातचीत से, उसी पहनावे ओढ़ावे से आप ये भी समझ लेते हैं अरे ये 4th क्लास कर्मचारी है। दिस इम्प्लाइज दैट कि आपकी ये सभी जो आदतें हैं वो आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है, आपकी एक पहचान गढ़ती है, और आपकी यही पहचान आपको समाज में, ऑफिस में, विभिन्न प्रकार के समारोहों में आपको अट्रैक्टिव बनाती है, लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचती है। इसीलिए लोग व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा जब ऐसा होता है, कोई स्वाभाविक रूप से आपके प्रति अट्रैक्ट है तो आप उससे जल्दी से कनेक्ट भी हो पाते हैं, ये भी बात तय है। तो आपने देखा होगा पुलिस विभाग हो, हमारी आर्मी मिलिट्री हो, या जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब जगह आपने देखा है, या जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, आप किसी आईटी पार्क में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, किस तरह से वो लोग रहते हैं। मैं आपको एक अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी को इसमें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और आप बैंक में जाइए और दोनों के एम्प्लॉयज़ में आप कंपैरिजन कीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि सौम्यता, सादगी, शालीनता बैंक के एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा है। इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ इंटरव्यू डेट तक नहीं होती है, बल्कि जब आप
ज्वाइन करते हैं, जब आप अपने जॉब को शुरुआत करते हैं, तो वहाँ भी आपकी ये जो आदतें हैं ये कहीं ना कहीं आपको एक पहचान दिलाती है ना। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं एक एक करके कुछ बिंदुओं को यहाँ पे आपके साथ चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आता है ड्रेस, है ना। तो आप देखिएगा कि जो ड्रेस है आपका, वो आपके पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो आपको कम्युनिटी में रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा बहुत सारे बाबा लोग होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, उनका अपना एक ड्रेस रहता है। हम लोग चूंकि सांसारिक जगत में रहते हैं तो हम लोगों का ड्रेस एक अलग तरह का रहता है। और जो सांसारिक व्यक्तित्व हैं, उनमें भी आप तमाम लोगों को देखते होंगे, जैसे आप लीडर्स को देखते होंगे तो वो एक खास प्रकार का ड्रेस पहनते हैं। जैसे वो वाइट कुर्ता पजामा पहनेंगे, खद्दर का पहनेंगे, आप समझ जाएंगे कि भाई ये लीडर है या नेता है। आप किसी अधिकारी को देखिएगा, उसका ड्रेस अपना एक अलग तरीके का रहता है। जब कोई बड़ी ग्लोबल समिट होती है तो आप उसमें जो तमाम डिग्निटरीज होती हैं आप उनको देखिएगा, उनका ड्रेस कैसा है, उनके चलने फिरने के तौर तरीके कैसे हैं, उनके बातचीत करने का ढंग क्या है। इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ड्रेस जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण एक प्रकार से आपका चीज़ है, जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती, अट्रैक्टिव बनाती है। इसमें कॉम्बिनेशन का भी बड़ा रोल होता है। कलर कॉम्बिनेशन ठीक से है, फिटिंग ठीक से है नहीं है, आपने जो ड्रेस पहनी है उसमें आपने शूज़ कौन से पहने हैं, कि आपने स्लीपर पहना है। अब कोई व्यक्ति पैंट कोट टाई वाई लगा के शूटेड बूटेड होके और हवाई चप्पल पहन ले, तो उसका व्यक्तित्व हवा हवाई बन जाएगा। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। देखिए, जो फॉर्मल एक आउटलुक होता है वो क्या रहता है कि आप हल्के कलर की तो शर्ट पहने और डार्क कलर का पैंट, जैसे कि आपकी इंटरव्यू की एक ड्रेस होती है। जनरली हम लोग ऑफ वाइट शर्ट पहनते हैं और जो है पैंट हमारा डार्क पैंट होता है, और कलर जो है वो कंट्रास्ट कलर होता है। वीमेन एस्पिरेंट्स जो हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, वो साड़ी पहनती हैं, लाइट कलर की साड़ी बनती हैं, सोबरनेस लगे जिससे पहनने पे। शारीरिक बनावट के अनुरूप आपका ड्रेस का चयन होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, कोई व्यक्ति बहुत पतला है, कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, इन सब में भी इन सबको ध्यान में रख कर ड्रेस का चयन होना चाहिए। और ड्रेस को एक दो बार आप पहन के देख लें और दूसरों से भी उसकी राय ले लें कि भाई मेरे ऊपर ये ड्रेस जच रहा है कि नहीं जच रहा है, कुछ इस तरह से। तो वीमेंस एस्पिरेंट्स के लिए जनरली यहाँ पे मैंने जो देखा है इंटरव्यूअर्स को, वो साड़ी ज़्यादा पहनती है ना। उसमें भी कई लोग बाग प्रिंट है या इस तरह की जो शिल्प कला वाली साड़ियाँ हैं वो पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि वो सोबर लगती हैं। आपका कलर कैसा है, आपका रंग रूप कैसा है, उसके अनुरूप आपकी ड्रेस होना चाहिए। कैजुअल जो आउटलुक होता है आपका ड्रेस का, जैसे जीन्स पहन लेना, लोअर पहन लेना, एक शब्द आता है रेगुलर वो पहन लेना, है ना। टी शर्ट पहनना, चमकीले कपड़े पहनना। आजकल तो आपने टी शर्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी भी रहती हैं और लोग पहन के निकलते हैं शान से।
कई बार तो पढ़ कर के बड़ा अटपटा लगता है, ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन शायद जो व्यक्ति उसको पहन के जा रहा है उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है, इन सब बातों पर भी आप ध्यान दें। और अभी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन मोड में हैं अगर, तो आपको अभी से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आप रेगुलर शूज़ पहनने की आदत डालें, कम से कम तब जबकि आप क्लास आ रहे हैं, मत दिन भर पहनिए। एक बढ़िया साफ सुथरा रूमाल आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर आपकी शर्टिंग होना चाहिए, बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए, एक आपके पास पर्स भी होना चाहिए, पर्स में कुछ फुटकर पैसे भी रहना चाहिए, कंघी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, पर हमने देखा है एस्पिरेंट्स ये इनमें से कुछ भी नहीं रखते। अब मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, एक अभ्यर्थी ने हाथ धोए, गंदे हो गए थे हाथ, और रूमाल था नहीं उसके पास, तो उसने ऐसे पोंछ लिया पैंट से। आप बताइए, उसको जो लोग देख रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी आप सोचिएगा, उसका जो व्यक्तित्व है वो कितना नीचे आ जाता है, उसकी रेटिंग कितनी गिर जाती है। आपने एक्टर और एक्ट्रेस को देखा होगा, ये पब्लिक डोमेन में तभी आते हैं जब ये पूरा तैयार होके आते हैं। एक बार भी अगर वो इस तरह से आ जाते हैं पब्लिक डोमेन में, तो आपने देखा है कि उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो ब्लर हो जाती है। इन सब पर आपको ध्यान देना है। ये छोटी छोटी आदतें जो हैं आपकी, छोटा छोटा आप में एक जो करेक्शन है, वो आपको एक प्रभावी व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से फुटवियर पे हम ध्यान दें। पहले ही मैंने बोला है कि एस्पिरेंट्स के साथ जो है कॉस्ट की एक बड़ी समस्या रहती है। वो कॉस्ट को हर संभव कम करने का प्रयास करते हैं। अभी एमपीपीएससी सिविल 2024 के हमारे कुछ अभ्यर्थी थे, वो सस्ते शूज़ ले आए। अब वो शूज़ क्या हो रहे थे, उन्होंने पहना और वो अनकंफर्टेबल थे उनको, तो उनको चलने में दिक्कत, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि जूते काट रहे थे। सॉक्स जो है वो कलर्ड सॉक्स पहनते हैं, वाइट सॉक पहनना चाहिए। सॉक्स कम से कम 2 जोड़ी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जिसमें अगर वो मॉइस्चर आता है तो वो उसको सोख लें, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। और इंटरव्यू के दिन तो आपने देखा होगा कि हो सकता है आप लास्ट कैंडिडेट हो, आपको वहाँ पे 5 घंटे भी रुकना पड़ सकता है, 7 घंटे भी रुकना पड़ सकता है। इन सब के लिए अभी से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। तो जो शूज़ हैं, आपने देखा है स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनना है आपको। जो है स्लीपर यथासंभव आज से ही आपको, कम से कम जब आप इंटरव्यू की क्लास करने जा रहे हैं तब तो ना पहने, बाकी समय आप भले ही पहन लें। इंटरव्यू क्लास जब आप आएँ तो प्रॉपर तैयार होके आएँ। आप देखिए 10-12 दिन में आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो दूसरों से अलग दिखेगी। जैसे कई लोग जो है वो तिलक लगा लेते हैं, ठीक है, तिलक से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू के दिन तो नहीं लगाएंगे ना ऐसा। तो आपको अभी से उसका अभ्यास करना है थोड़ा, ताकि आप सहज रहें, हर छोटी चीज़ के लिए कॉन्शस ना हो आप, है ना, परेशान ना हो। तो आपका शूज़ से लेकर के आपके हेयर स्टाइल तक सारी चीज़ें व्यवस्थित होना चाहिए। शूज़ का चुनाव बहुत ध्यान से करना है आपको। जो हमारे वीमेन एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले वो कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको चलने में आसानी हो उससे, है ना, कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो।
आजकल आपको पता होगा न्यूज़पेपर में एक बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है कि हम लोगों से ये थोड़ी कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में वो टाई कोट पैंट पहन करके आए। ये उनकी अपनी चॉइस है, सही है। तो कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि सर हम ब्लेज़र पहने कि नहीं पहने, टाई लगाएं कि नहीं लगाएं, या ब्लेज़र खरीदें भी कि ना खरीदें, क्योंकि इसमें बचत अच्छी खासी हो जाती ना खरीदने से। कई स्टूडेंट्स जो रहते हैं उन वो कॉन्शस रहते हैं कि दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं आपको पहनना है, तो इस तरह की काफ़ी सारी ऊहा-पोह की स्थिति होती है एस्पिरेंट्स में। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप एक महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो अपना लें कि आपके पास ब्लेजर होना चाहिए, टाई होना चाहिए, दो जोड़ी आपके पास बढ़िया पैंट शर्ट या साड़ीज़ हों या सलवार सूट हों, ये तो होना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अगर एक ही ड्रेस है तो फिर चॉइस नहीं है, तो चॉइस का भी थोड़ा ध्यान रखना। या मान लीजिए आप कहीं निकल रहे हैं, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं और इंटरव्यू उसी दिन है आपका, तो आप कम से कम उसको फटाफट चेंज भी कर लें। तो एक बैकअप रहना चाहिए आपके पास, है ना। तो मैं ये बता रहा था आपको कि मान लीजिए कि आपको ब्लेज़र पहनना है, टाई लगाना है, तो उसका एक तरीका भी है कि आप यहाँ से पहन के मत जाएं, उसको रख लें, और जब आप आयोग जाएं और आपका मान लीजिए इंटरव्यू का आपका क्या नंबर है, क्या सीक्वेंस है, उसके हिसाब से आप अपने को तैयार कर लें। और वहाँ पर आप जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, आप 2-5-10 मिनट पहले उसको पहन लें, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, आप जिसमें कंफर्टेबल रहें आपको वो करना चाहिए। आप देखिएगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ग्रूम कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले तो आपके जो हेयर स्टाइल है, आजकल आपने देखा बहुत सारी मॉडर्न हेयर स्टाइल आ गई हैं, वो स्लोप लोप बना देते हैं, क्या करते हैं, फौजी कटिंग हो जाती है। कई लोग बीच में से वो कौन सी फिल्म आई थी, तेरे नाम जैसा बाल स्टाइल हो जाता है ना। ऐसी बहुत सारी फिल्मों में, जैसे गजनी एक फिल्म आई थी, उसमें एक है खास तरह की हेयर स्टाइल है। तो एक चूँकि आजकल जो यूथ है वो फैशन को भी बहुत फॉलो करता है, गॉगल्स भी एक वो खास प्रकार की लगाता, भले ही उसके चेहरे पे वो जम रहा है नहीं जम रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस फॉलो करना है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार अच्छे से अपने को देख लें, पहले तो आप अपने से संतुष्ट हो जाएं और फिर दूसरों से ज़रूर फीडबैक लें उसके बारे में कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। फिर आता है कि सेविंग का एक बड़ा इश्यू है ना। यहाँ पे जनरली जो स्टूडेंट्स या तो वो क्लीन शेव रहते हैं या मूछ रखते हैं और बाकी शेविंग वो कर लेते हैं, यही ट्रेंड है यहाँ पे। पर यूपीएससी में कई लोग जो है दाढ़ी को वो ट्रिम कर लेते हैं, छोटे कर लेते हैं, तो वो ट्रेंड यहाँ कम देखा जा रहा है। तो आप जैसा जहाँ का थोड़ा सा एक सेट पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल नहीं रहेंगे, नहीं तो बाकी लोग आपको वो फीडबैक देते हैं तो उससे भी आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। नाखून वगैरह आपके साफ होना चाहिए, कटे हुए होना चाहिए, है ना। राक्षसों जैसे नाखून नहीं होना चाहिए, है ना। कई लोग जो है वो नाखून बढ़ा लेते हैं, उसको कलर कर लेते हैं, है ना। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। और हमेशा मैंने अभी आपको बोला था कि आपके पास एक कंघी होना चाहिए, जैसे आप कहीं जाते हैं तो अपने बाल व्यवस्थित कर लें, है ना। ऐसा नहीं मोटरसाइकिल चला के आ रहे हैं, इंटरव्यू क्लास में आ गए, है ना, और वो सारे बाल बिखरे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है और ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखिएगा। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी पर्सनालिटी का
एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार। सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज में आपको 2-3 बातें याद रखना है। आपकी शारीरिक जो हाव भाव हैं उस पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। सबसे पहले शरीर को आप कोशिश करें कि उसमें कुछ ओवर एक्टिविटी ना हो। कई लोग अनावश्यक जो है वो उंगलियां चटकाते रहते हैं, बैठेंगे तो पैर हिलाएंगे, या पैरों का जो पोजीशन है वो बहुत ऑकवर्ड रखते हैं, भद्दा लगता है बैठने में। एक शालीनता, सौम्यता आपकी दिखनी चाहिए उसमें। बहुत अधिक झुक के नहीं बैठें। एक पोस्चर होता है खास तरीके का जिससे एक डिसेंसी दिखती है, वो आपकी दिखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए, माइंड बॉडी कनेक्शन तभी होगा जब आपका बॉडी जो है वो जितना शांत रहेगा, कूल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, आप देखिए आपका दिमाग उतना ही तेज चलेगा, आपका ब्रेन उतना ही अच्छे से प्रोसेस करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और आप जो सुनते हैं, जो इनपुट है, उसका बढ़िया से आप जवाब भी देते हैं, है ना। तो आपका सिटिंग पोस्चर प्रॉपर रहना चाहिए। आई कांटेक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आई कांटेक्ट में कई सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं हम सबको देखें या जो सिर्फ हमसे क्वेश्चन कर रहा है उसको देखें। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, इससे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये तय करना है आप किसके साथ कम्युनिकेशन में हैं। सिंपल है, जो आपसे पूछ रहा है आप उसके साथ कम्युनिकेशन में, तो आपको उसी को देखना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती दूसरों को देखते हैं तो उससे थोड़ी सी अस्वाभाविकता झलकती है, आपको भी अनकंफर्टेबिलिटी लगती है, आपको लगता है थोड़ा आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं हो रहा है व्यक्तित्व आपका, है ना। तो इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना है ना। जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो डीप आई कांटेक्ट नहीं रखना है, मतलब कि पलक ही नहीं झपक रहा है, घूरना कहते हैं इसको, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या जो पलक है वो बहुत ज़्यादा झपक रहे हैं, है ना, या आपकी जो आईब्रोज हैं वो तनी हुई हैं। इन सब पे देखिए, थोड़ा सा आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और आपके चेहरे पर, चेहरा जो है उसमें थोड़े से इमोशनल वेरिएशंस रहने चाहिए। अब पता चला कि आप पूरे इंटरव्यू के समय आपका मोनोटोनस एक प्रकार से एक्सप्रेशन रहा, तो आपने देखा इस पूरी बातचीत में कहीं कहीं पे ऐसे भी क्षण आते हैं जब आपको मुस्कुराना है, कभी गंभीर भी रहना पड़ता है, कभी कभी आपको सुन करके शांत भी रहना पड़ता है। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए बोलने में। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन खत्म हो जाए थोड़ा 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर बोलिए, है ना। तो काफ़ी अच्छा आपका इंटरव्यू रहेगा। तो कैजुअल जो एक बिहेवियर होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उनकी तरफ देख रहे हैं, फिर दाएं देख रहे हैं, फिर बाएं देख रहे हैं, पलायनवादी दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं रह पाता है और आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। अगर आपकी ऐसी कुछ आदतें हैं, उन आदतों को आप अभी से उनको देखना शुरू करें, और जब आप उनको पकड़ेंगे तब आप उनमें करेक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्टनेस आपका ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज के बाद आता है, बॉडी लैंग्वेज में आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जब आप चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके
पर्सनालिटी में कामनेस रहना चाहिए, है ना। एक होता है ना जैसे कूल एकदम से, है ना। तो आप देखिएगा कि आपका व्यक्तित्व जो है उसमें बहुत सौम्यता दिखती है, शालीनता दिखती है, क्योंकि वो भी एक एटिकेट का पार्ट है ना। और वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू में आपने देखा आपको चल करके जाना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे बैठना पड़ता है, तो सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, चलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जब आपको कहा जाए कि आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो आपको कैसे उठना है, बहुत एक तरीका होना चाहिए। फिर चल कर के आपको बाहर आना है, उसका भी अपना एक तरीका होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी ना हो, बहुत धीमे धीमे भी ना हो, हड़बड़ाहट ना हो। इन सभी चीज़ों को आपको अपनी आदत में लाना होगा। अब आता है संवाद, कम्युनिकेशन, उस पर भी ध्यान देना है आपको। कि आप देखेंगे कि जो एक ऑफिसर्स का आउटलुक होता है, उसके जो तौर तरीके होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि वो बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रखते हैं, कंफ्यूज नहीं रहते हैं, अनावश्यक वो बोलते नहीं हैं, डाउटफुल माइंड नहीं रहता है। यदि उनको आंसर अच्छे से आता है तभी वो जवाब करते हैं, अदरवाइज़ वो पोलाइटली उसको मना कर देते हैं कि सर मेरे को इस प्रश्न का जवाब अभी याद नहीं आ रहा है, या मैं सोच नहीं पा रहा। ऐसे जो कुछ सेंटेंस हैं जो आपको विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करते हैं, उनका भी आपको अभ्यास करना चाहिए। मैं अपने अभ्यर्थियों को ऐसे बहुत सारे चीज़ों का रेगुलर प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए, दो तरीके होते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के। एक तरीका तो ये होता है कि एक फॉर्मेलिटी कर दी हमने, क्या कि भाई कहीं पे हमने रजिस्ट्रेशन करा के एक दो मॉक दे दिए और इतिश्री मान ली और इंटरव्यू की तैयारी हो गई। देखिए, ये अपने करियर के साथ मैं सोचता हूँ कि ये बहुत गलत है। जिस प्रकार से आपने ये जिस एग्ज़ाम, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई है आपकी, उसके लिए आपने कितना टाइम दिया, आप सोच के देखो। तो इंटरव्यू भी एक परीक्षा है, उसके लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि इंटरव्यू को उतनी गंभीरता से अभ्यर्थी लेते नहीं हैं जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए। इन सब बातों को आप याद रखिएगा। आप जब बोलें तो आपके बोलने की जो फ्लो है वो बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, या बहुत ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत सोचने में टाइम ले रहे हैं। तो एक जो सामान्य बातचीत का तरीका होता है, जिसमें आप देखते हैं कि लोग प्रश्न करते हैं, आप उनका उत्तर देते हैं, उत्तर बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। उत्तर यदि बहुत बड़े हैं तो आप याद रखिए आपके इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो 8 से 10 मिनट का है, तो वो बार बार आपको इंटरप्ट करते हैं या कोई दूसरा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो इंटरप्शन जो, अगर व्यवधान कोई इंटरव्यू में आ रहा है, कोई आपको रोक रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो रहा है। इन सब बातों पे ध्यान रखिए। सिर्फ क्लास पढ़ने से इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है, ये सब प्रैक्टिस के पार्ट हैं। भाषा आपकी जो भी आप कुछ बोलें बहुत पोलाइटली बोलें, यस सर, जी सर, सर को सर बोलें, मैम को मैम बोलें। कई बार ऐसा होता है सामने मैम बैठी हैं, उनको सर बोल रहे हैं आप, तो ये ऐसा प्रेशर के कारण रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए प्रॉपर आपको। तो आपको स्थानीय भाषा का प्रयोग कम करना है। कोशिश करो कि जो आपकी स्थानीय भाषा की टोन है उसको, उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार यदि हो सकता है तो करना है। एक बात मैं यहाँ पे और भी आपसे कहना चाहूँ,
आप अपने आप को इस हद तक भी करेक्ट ना करें कि आपकी मौलिकता ही खत्म हो जाए, ओरिजिनलिटी ही आपकी खत्म हो जाए, आपकी जो पहचान है वो ही खत्म हो जाए। अब कोई बुंदेलखंड का रहने वाला है तो उसकी भाषा में थोड़ा सा वो पुट रहेगा, उसको वो 100% करेक्ट नहीं कर सकता है ना। कोई बघेली है तो उसमें भी ये रहता है, क्योंकि वो एक कल्चर का एक उसके अंदर एक संस्कार है बोली भाषा का। तो ये बात हुई कम्युनिकेशन की। और कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका बहुत बड़ा टूल होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। और इसमें आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं। पता चला कि आप इंटरव्यू की तैयारी जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपको अवसर ही नहीं दिया गया बोलने का, या अवसर दिया गया तो बहुत लिमिटेड अवसर दिया गया, आप 10-5 मिनट ही बोल पाए पूरे महीने भर की क्लास में। तो हमारा तरीका ये रहता है कि हम रोज़ अभ्यर्थियों से 7-8 मिनट बुलवाने का अभ्यास करते हैं, ताकि उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हो। क्योंकि पूरा खेल इंटरव्यू में बोलने का ही है, ध्यान रखिएगा। आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर आप उसको टाइमली आप यूज़ नहीं कर पाए तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस है ना। और प्रैक्टिस आपको डेली 1 से 1.5 घंटे करना चाहिए। अब आते हैं आपका जो बिहेवियर है, आपका जो वहाँ पे व्यवहार है, उस व्यवहार में क्या क्या दिखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखिए, आप अंडर कॉन्फिडेंट ना दिखें और ना ओवर कॉन्फिडेंट दिखें। संतुलन बना के आपको रहना है। आपका इंटरव्यू में कोई भी नंबर हो, पहला हो तो भी कोई बात नहीं है, अंतिम होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो आपको थोड़ी सी बैठने की, इंतज़ार करने की आदत भी विकसित करना है। बहुत व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं। अब किसी ने कोई इंटरव्यू कभी दिया नहीं है, वो आपको बताए तो उसकी बातचीत में आपको अंतर समझ में आएगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम सोर्सेज से चीज़ों को सीखने के बाद वो बता रहे हैं। तो बताने में भी एक एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपका व्यवहार बहुत शांत होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। आपके अंदर एक विश्वास भी दिखना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। आपसे कोई प्रश्न पूछा गया तो आप कुछ का कुछ समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आप डरे हुए रहते हैं, और डरे हुए तब रहते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। सिंपल है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस को आप परचेज थोड़ी कर सकते हैं, वो भी आपकी आदत का एक भाग है। तो इन सब बातों को ध्यान देना है आपको। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है, बिहेवियर में लोगों में या तो उतावलापन होता है, या वो हड़बड़ाहट होती है, या फिर कह सकते हैं आपकी उनको ऐसा लगता है पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा होगा। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, मानसिक विखंडन की स्थिति हो जाती है, तमाम प्रकार के विकल्प आते रहते हैं। तो मन आपका शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, तो आप सोचिए आप अच्छे से ना तो सुनेंगे और ना ही अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा उत्तर देने के लिए अच्छे से सुनना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इन सभी बातों पे आपको गौर फरमाना है, ध्यान देना है। अब आते हैं कि आजकल मैंने बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, फैशन का दौर है, तो एसेसरीज बहुत सारी लोग पहनते हैं।
कई एस्पिरेंट्स को देखा है मैंने, वो ईयरफोन ऐसे माला की तरह पहन लेते हैं, या बैग लेके आएंगे तो वो पिट्ठू बैग लेके आएंगे। अरे भाई, अब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अब आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। सोच के देखो आप कि आपके जीवन का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो आपको शब्द दिला देता है। जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं वो सब मिल जाता है आपको यहाँ पे। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब इंटरव्यू क्लास में जाते हैं, आपके पास एक अच्छा सा फाइल होना चाहिए, आपकी प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, पिट्ठू बैग नहीं होना चाहिए। गर्ल्स ये जो पीठ पर बैग लेके आती, कितना भद्दा लगता है वो। अभी हमारा पिछला जो सेशन था असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी भी चल रहा है, तो हमने सारे स्टूडेंट्स को बैन कर दिया कि इस तरह का बैग आपको लेके नहीं आना है, आप डायरी लेके आओ सिर्फ, है ना। तो सारी चीज़ों को बार बार टोकने टाकने से चीज़ें ठीक होती हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए वो जो रोज़ आपको पर्सनली टोके बताए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। फिर आते हैं, आपने देखा होगा क्लास में, यदि आप हैं, इंटरव्यू क्लास की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो खैर मोबाइल आप ले ही नहीं जा सकते हैं। तो आपको यथासंभव कोशिश ये करना चाहिए कि आपको अपने मोबाइल को साइलेंट रख देना चाहिए, उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, ताकि आप जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए टाइम दे रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो सके। अदरवाइज़ आप सिलेक्टिव लिसनर बन जाएंगे कि कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो सुन लेते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें जो आप मानते हैं वो नहीं सुनते हैं। वो गैर ज़रूरी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती, क्योंकि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। और पर्सनालिटी टेस्ट का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है नॉलेज, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है कि आप कोई इंटरव्यू की तैयारी की बुक ले आए, उसको पढ़ लिया और आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम अपना जो उत्तर देंगे वहाँ पे, उस उत्तर में हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है। 8 से 10 मिनट का समय रहता है, 4 से 5 जो है पैनलिस्ट होते हैं। तो आप सोचिएगा कि 8 से 10 मिनट में आपसे अगर एक एक पैनलिस्ट 3-4, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछता है तो प्रश्नों की संख्या हो जाती है 20। मान लेते हैं मैक्सिमम 10 मिनट आपका इंटरव्यू चला, तो आप सोचिए 30 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर करना है। और मैं अपने अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी बात की कराता हूँ कि आप कैसे अपना उत्तर प्रभावी तरीके से और छोटे से छोटा रखें। आपके उत्तर में एक घनत्व होना चाहिए, एक डेंसिटी होना चाहिए, एक वजनदारी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होता है ना, कि आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, आप उन दोनों कैंडिडेट में कंपैरिजन कर लीजिएगा।
मेरी अभी जो क्लासेस चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं उस क्लास में, उनकी पर्सनालिटी और जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत बड़ा फ़र्क दिखता है। तो जो नया एस्पिरेंट आता है उसको ये फील होता है कि काश मैं पहले आ जाता। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पहले आया है उसने टाइम दिया है प्रैक्टिस के लिए, जो बाद में आया है उसने कम टाइम दिया है, इसलिए उसकी क्वालिटी वो नहीं है, उसकी वो स्किल्स नहीं है, उसकी वो शार्पनेस नहीं है, उसका वो प्रेजेंटेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे उत्तर देने में आपको ऑनेस्टी बहुत रखना है और टू द पॉइंट आपको बात करना है। जो पूछा गया है वही बताना है, जो नहीं पूछा गया है वो नहीं बताना है। कई बार तो मैंने देखा एस्पिरेंट्स को वो क्वेश्चन को ही मैनिपुलेट कर देते मतलब पूछने वाले का प्रश्न ही बदल देंगे। ये देखिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, अनजाने में होती है हालांकि ये, और पता नहीं चलता है कि 100 में 12 नंबर क्यों दिए मेरे को तो सब आता था, मैंने तो सब बताया। तो वो असेसमेंट जो आपका होता है वो आपके पर्सनालिटी के जो गुण होते हैं, व्यक्तित्व के गुण होते हैं, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है ना। तो ये जो आपके पर्सनालिटी के जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, है ना, उसका वास्तव में उसी का टेस्ट है ये, है ना। तो टू द पॉइंट आपको बात करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। आपका उत्तर बहुत अल्ट्रा रिफाइंड होना चाहिए, एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप समझिएगा कि आपका उत्तर बहुत अच्छा है। ईमानदारी तो आपको बरतना ही है। कोशिश ये करना है कि बोर्ड के मेंबर्स को गुमराह नहीं करना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसको पढ़ा ही नहीं कभी, और आप वहाँ बोल रहे हैं कि सर मैंने इसको पढ़ा तो है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप पकड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, और आप सोच लीजिएगा कि कितने लगातार पिछले साल से इंटरव्यू ले ही रहे हैं, वो कितना अनुभव हो गया होगा उनको। तो बोर्ड मेंबर्स को आप गुमराह को करने की कोशिश ना करें। और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, उनको एक प्रकार से उनको विश्वास में लें आप, है ना, उनका विश्वास जीतने का कोशिश करें। लास्ट में साथियों, ये जो हमारा डिस्कशन है ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये तो आप लोग ही तय करेंगे, पर मुझे जो लगता है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप यदि इससे कुछ सीख लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभदायी हो सकता है। और इसमें से जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में कमी है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज की जो हमारी बातचीत थी मैं उसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।